Hello friends, I hope you all are doing well. Now the prelims exam is over and I know that you have a lot of doubts in your mind whether you will qualify this exam or not, cut off will be cleared or not. तो ये एक तरह का असमंजस बना हुआ है सभी अभ्यर्थियों में कि वो क्या कट ऑफ कितना होगा और क्या कट ऑफ क्रॉस हो पाएगा, जिस तरह का पेपर इस बार एग्ज़ाम में पूछा गया है. Given the fact the nature of questions have changed this year exam, it has become tough for everyone. ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है कुछ लोगों के लिए आसान है, कुछ लोगों को मॉडरेट है, कुछ लोगों डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है. क्वेश्चन का नेचर अगर बदला है तो ये सभी के लिए. All candidates who have appeared in the exam, it is valid for everyone. Statement type question, UPSC has removed the elimination type of question by giving the statement there. So what I'll do here, today I am going to discuss answers of environment and ecology questions and science and technology questions. Environment का वेटेज हर साल बढ़ता जा रहा है. पिछले जब हम 2011 के पेपर से देखते हैं तो हम लगातार पाते हैं कि 15 से लेकर 18 क्वेश्चन तक इन्वायरमेंट पूछा जा रहा है. एंड यू नो दैट इन्वायरमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट. इट इज लिंक्ड विद इकोनॉमी, इट इज लिंक्ड विद साइंस, इट इज लिंक्ड विद जोग्राफी. तो कंबाइंड एरियाज में क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आता है. नॉट ओनली दैट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसका भी वेटेज काफ़ी बढ़ गया. डायनेमिक टॉपिक है. 2011 ऑनवर्ड अगर हम देखते हैं तो वी अगेन फाइंड दैट द क्वेश्चन नेचर हैज़ अगेन चेंज्ड एंड बट यूपीएससी इज आस्किंग कंटिन्यूअस क्वेश्चंस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. लगातार साइंस टेक पे क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो भी 15 से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं. बेसिक साइंस को लिंक किया जा रहा है अप्लाइड एरियाज के साथ और करंट एस्पेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है. सो व्हाट इज माय पॉइंट हियर, आई विल गो टू द क्वेश्चंस वन बाय वन एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट along with what are the main sources from where UPSC has set questions. तो हम लोग इसके पूरा विस्तार में चर्चा करेंगे. मैं एक एक करके इन्वायरमेंट और साइंस के क्वेश्चंस पे डिस्कस करता हूँ. तो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट. हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें जो है इन्वायरमेंट के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं. तो इन्वायरमेंट क्वेश्चन ये है, चाहे आपका जो भी सेट हो, ग्रुप ए या बी या सी या डी, जो भी सेट हो, सेट ए बी सी डी में, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं. मैं क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू आंसर डिस्कस करता हूँ. क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है वो है कम्युनिटी रिजर्व के बारे में. इन द क्लासरूम आई हैव बीन ऑलवेज टेलिंग टू द स्टूडेंट्स दैट कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व्स, देयर इंपॉर्टेंट एरियाज, दे वुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम. अभी रिसेंटली यूपीएससी में ये क्वेश्चन आने का रीज़न ये रहा है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो कि बायोडाइवर्सिटी एस्पेक्ट में है और जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ वाइल्ड लाइफ के लिए है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसमें अमेंडमेंट किया गया. WPA 1972 में 2002 में अमेंडमेंट के प्रोविज़न के साथ कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स ऐड किए गए थे. नाउ अमेंडमेंट के साथ कम्युनिटी रिजर्व जो लोकल कम्युनिटी बिलोंग करता है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ नए चेंजेस गिवन लॉ में किया गया था. तो दैट वाज द पार्ट ऑफ द करंट न्यूज़ जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया. लेकिन अब यूपीएससी कर क्या रहा है, यूपीएससी आस्किंग क्वेश्चंस इन अ डेप्थ. दैट मीन्स दोज कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड दैट टॉपिक इन होल पर्सपेक्टिव और डेप्थ में पढ़ा है वही वो आंसर कर सकता है. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन हियर. वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज कम्युनिटी रिजर्व, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है. अब आपको पता है कि जैसे इस बार क्या है, एलिमिनेशन का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर दिया गया. स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट, 3, 4. तो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू वेरी थॉरो विद इट, राइट. तो इसमें ये जो है स्टेटमेंट टाइप, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट. तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है. वाई इट इज करेक्ट? बिकॉज कम्युनिटी रिजर्व्स कम्स अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 and the main authority, or you can say the post which looks into wildlife conservation in the state, that is chief wildlife warden. यहाँ पे जो की वर्ड है गवर्निंग. ऑल्दो दैट लैंड बिलोंग्स टू लोकल कम्युनिटी, वहाँ का जो भूमि है, जो उसका ओनरशिप है, वहाँ के लोकल जो समुदाय है उसको बिलोंग करता है. लेकिन जब एक बार कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर हो गया विद पीपल्स कंसल्टेशन, तो वहाँ पर जॉइंट तौर पे local people and government, particularly here forest department, work together to protect the wildlife of that area.
तो गवर्निंग पार्ट में था एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये पॉइंट सही है। सेकेंड है हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, दैट्स करेक्ट। हंटिंग, पोचिंग, एनी डिस्टर्बेंस which can cause direct threat to wild animals will not be allowed, that's correct. People of such areas are allowed to collect non timber forest produce, right, because लोग वहाँ रहते हैं, उनके घर होते हैं, उनकी आजीविका होती है, लाइवलीहुड होता है, तो वो वहाँ पर अपने नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट कर सकते हैं, ये करेक्ट है। पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये भी सही है, क्योंकि ऑलरेडी वो सेटल्ड कम्युनिटी होते हैं, उनके सारे ज़मीन में ऑनरशिप राइट होता है, तो उनका हक बनता है वहाँ पर। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम होता है उनके एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना। तो अगर देखा जाए यहाँ चारों स्टेटमेंट सही है, सो ओनली वन, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली ऑल फोर। द आंसर विल बी ऑल फोर, राइट। ये इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टेड टॉपिक था जो यूपीएससी में आया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ मार्सुपियल्स। अभी ये देखा जा रहा है यूपीएससी एग्जाम में कि बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में स्पीसीज और जो ऑर्गेनिज्म है और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को कंबाइन करके पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर जिनको मार्सुपियल क्या है पता है विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो लेट्स लुक एट द हियर, दिस वन इज स्टेटमेंट टाइप। जैसे पहले 2011 से पहले 2000 जब उस समय यूपीएससी में परीक्षा आता था, प्रीलिम्स एग्जाम में 150 क्वेश्चन होते थे, तो उसमें रीजन असेसन टाइप क्वेश्चन होता था। इस बार उन्होंने ये किया कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 दे दिया, और रीजन असेसन जैसा ही है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट। तो ऐसे ऑप्शन दिए गए। तो एक नया बदलाव जो क्वेश्चन पेपर में देखा जा रहा है। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन हियर। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। Marsupials are those mammals which their young ones they keep attached with their body and nurture them till the babies become matured enough, and then they go independent. Like in Australia, you know, kangaroo is a marsupial. They have a pouch where they keep the animal there, right? Sometimes shrew, shrew, shrews. Though in India we have a Nicobar shrew, then Andaman Jenkins shrew. They belong to the marsupial category there, right? So if you look at that point of view, that marsupials are not naturally found in India. Generally, if you find they are those animals which are part of tropical rainforests, sometimes maybe the dry area, like in Australia, dry area there, then Central America, again tropical climate, and those part of it. So not naturally found in India, that is a wrong word. I've given the example here. Like here, we have Andaman and Nicobar, we have Jenkins shrew there. Like Andaman, we have this, they are found on the tree, right? Jenkins shrew there. Then we have other type of shrew varieties, which are basically belong to this kind of a, they look like a shrew there, right? They are like almost like a kind of a thing, you'll find that. Then again, marsupials can thrive only in montane grassland with no predator. See, montane grassland or grassland, they are basically for herbivores there. Marsupials, though they may eat the grasses and all, but they are also omnivorous. They feed other animals also there. Found in montane and mountainous, and this part, that is totally wrong here. तो पहला जो स्टेटमेंट है, मार्सुपियल क्या नेचुरली भारत में पाए जाते हैं, तो एक एग्जांपल मैंने दिया अंडमान जेंकिंस श्रू जो है, लेकिन श्रू जो एनिमल है वो कंप्लीटली मार्सुपियल नहीं होता। मार्सुपियल का जो मैंने सही एग्जांपल मैंने दिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू वगैरह जो है, जो पाउच होता है उसके अंदर वो एनिमल को रखते हैं, तो दैट बिकम्स मोर ऑफ द पार्ट ऑफ इट। तो कई जगह ये डाउट हो रहा है कि वेदर विल टेक द स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट और रॉन्ग। अगर हम श्रू की बात करें और इस तरह के जो है, जो कि वो भी अंडमान के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है, तब तो नॉट नेचुरली फाउंड ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मार्सुपियल को कॉन्टेक्स्ट सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टेक्स्ट देखें, तो ये स्टेटमेंट पहला करेक्ट हो जाएगा, राइट। आर यू एबल टू गेट? देयर आर सम काइंड ऑफ डाउट्स, आइदर स्टेटमेंट नंबर 1 कैन बी करेक्ट और स्टेटमेंट नंबर 1 कैन बी रॉन्ग,
you know that every year UPSC set question in such a manner, there are always possibilities of some kind of discussion. तो यहाँ पर ये चीज़ है, marsupials, they are animals which keep their young ones first and to nurture them, attached with the body, and then they go outside of the mother and then become independent kind of individual. But क्या ये एक एग्जाम्पल से सफिशिएंट है इंडिया में कि नेचुरली फाउंड? अकॉर्डिंग टू मी अगर देखा जाए तो नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया कैन बी करेक्ट, राइट? बिकॉज मोस्टली इट विल फाइंड इन सेंट्रल अमेरिका एंड देन साउथ अमेरिका एंड द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो उस केस में देखा जाए तो 1 and 2 बोथ आर, 2 इज रॉन्ग, 1 इज करेक्ट. तो जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट सी है, 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट. The answer could be this one, C as an answer. But let's say if UPSC considers like Andaman jinking shrew and those kind of animals found in the tropical forest in India as some kind of threatened species, then the 1 will be the wrong. But again now see the context. अगर 1 wrong होता है, ठीक है, 2 भी अगर wrong हो, 2 तो 100% wrong है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है. अगर देखा जाए यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है. You will see that statement 1 is correct and 2 is wrong. ऐसे कोई भी स्टेटमेंट नहीं है कि both statements are wrong. तो इसमें 100% जो करेक्ट आंसर होगा सी आंसर होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट देयर? अगर हम दोनों को रॉन्ग मानेंगे तो ऐसा हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग, वो नहीं दिया हुआ है. इसका कहने का मतलब है या तो स्टेटमेंट 1 सही होगा, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग होगा, या स्टेटमेंट 1 रॉन्ग होगा, स्टेटमेंट 2 सही होगा, या दोनों के कॉन्टेक्स्ट में सही होना चाहिए और रिजर्वेशन टाइप में होना चाहिए. तो यहाँ करेक्ट आंसर सी होगा कि नॉट नेचुरली फाउंड, मतलब यूपीएससी के अकॉर्डिंग है ना. यहाँ पर देखा जाए तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो है ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहाँ पर जो मार्सुपियल पाए जाते हैं, एग्जाम्पल कंगारू है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी होगा. ऑलराइट, सो आई विल नॉट नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन हियर. लेट्स लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. Which of the following organisms perform waggle dance for others of their kin to indicate the direction and the distance to a source of their food? बहुत यूनिक क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहीं भी कोई टेक्स्ट बुक में नहीं, कहीं ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं. जैसे कि लास्ट पूछा गया था कि जो एंट है वो फंगाई को नर्चर करता है, तो वही ट्रेंड को फॉलो करते हुए यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन देयर. इट्स करेक्ट आंसर इज हनी बी. ये दिस इज अ बाउंसर क्वेश्चन, राइट? हनी बी इसका आंसर है. Let's move on the next one. Now coming to this invasive species specialist group. ये simple question है. ये already invasive species remain in the news, and the direct question is asked under which organization it comes under. So if you look at the question here, invasive species specialist group develop global invasive species database belong to which one of the following organization? IUCN, A, B, UNEP, C, United Nations World Commission for Environment Development, and D, WWF, right? Here correct answer of this question, that is IUCN. ऐसे कई जो स्पेसिस ग्रुप्स होते हैं वो IUCN के अंदर काम करते हैं. जैसे कि रेड डेटा बुक के लिए स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन है, दैट कम्स अंडर IUCN. तो इन्वेसिव ग्रुप का यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल, आइदर यू नो और यू डोंट नो. ठीक है. नाउ कंसिडर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. लाइन कंसिडर फॉलोइंग फाउना एनिमल्स: लाइन टेल्ड मकाक, मलाबार सिवेट, सांबर डियर. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल? जनरली the word is given, generally nocturnal, आम तौर पे निशाचर या रात्रिचर होते हैं, या मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट. दो कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है. जनरली नॉक्टर्नल होता है या रात के बाद एक्टिव होते हैं. सनसेट लिखा हुआ है, मोस्ट एक्टिव, ज़्यादातर एक्टिव होता है. तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो मलाबार सिवेट है, दैट फाउंड इन द केरला, मलाबार रीजन, एंड सांबर डियर. सांबर डियर ऑल्सो रेस्ट in the daytime. As the sunset comes, they become active there. Lion-tailed macaque is wrong because lion-tailed macaque is arboreal, found in the Nilgiri and the Western Ghats. They are tree-based primate, and they take rest in the night time, right, as humans do. So 1 is wrong. So here only 1, only 2, all 3 and all. So the answer will be B, only 2. Only 2 of them are correct, right? Moving on, next one. Let's go to the next question here. Another squirrel. Consider following statement about Indian squirrels. They build nest by making burrows in the ground. So now this burrow word is correct. They make burrows in the ground. That's correct. But by they build nest. Generally, if you look at literal meaning,
नेस्ट आर बिल्ड बाय बर्ड्स। अगर हम लिटरल सेंस में लें, नेस्ट का मतलब होता है जहाँ बर्ड बनाता है। तो यहाँ बर्ड की बात, क्योंकि स्क्विरल जो है ग्राउंड के अंदर, ट्री के नीचे, आपने देखा हो घर के आसपास जो गिलहरियाँ होती हैं वो ज़मीन के नीचे अपना, है ना, जैसे स्नेक या कोई ऐसे एनिमल, बरोइंग एनिमल होते हैं, वहाँ जाते हैं। लेकिन नेस्ट का जो है वो जो कुछ स्क्विरल जो होते हैं वो ट्री बेस्ड भी होते हैं, है ना, जो फ्लाइंग स्क्विरल होते हैं, या ऐसे भारत में कई तरह का स्क्विरल है जो कि ट्री बेस्ड है। तो वहाँ नेस्ट बनाकर रहना वो अलग चीज़ है, तो वो ट्री पे होगा, बरो पे नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा स्टेटमेंट डाउटफुल है, तो इसको गलत भी मान सकते हैं आप। दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, करेक्ट है। देयर ऑमनीवोरस, करेक्ट है। अगर हम नेस्ट का मीनिंग रहने के स्थान के आवास स्थल या हैबिटेट लेते तो वन विल बी करेक्ट। लेकिन हम नेस्ट को हम लिटरल सेंस में देखेंगे, घोंसला, है ना, जैसे कि बर्ड्स वगैरह बनाते हैं, ट्री बेस्ड, तो वो सही है। अब अगर स्क्विरल की बात करें तो ट्री में भी रहते हैं, वो ग्राउंड में भी रहते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज। ये दो चीज़ों को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है यहाँ पर। आइदर दे लीव बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड और नेस्ट इन द ट्री, ये होना चाहिए। तो ये थोड़ा डाउटफुल है कि यूपीएससी इसको क्या मान के चल रहा है। तो कहने का मतलब, अगर इसको हम नेस्ट रहने के स्थान से समझते हैं या रहने का रखते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये तीनों करेक्ट हो जाएगा, ऑल थ्री। अगर हम इसको गलत मानते हैं कि नेस्ट इन द ट्री नॉर्मली देयर फाउंड बरोज इन द ग्राउंड, तो फर्स्ट विल बी रॉन्ग, तो इसका आंसर ओनली 2 होना चाहिए। तो दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है, ओनली टू एंड ओनली 3, बी एंड सी, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, इफ यू लुक एट द क्वेश्चन हियर, दैट इज अ स्पीसीज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। हर साल यूपीएससी में बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू या वाइल्ड लाइफ 2-3 क्वेश्चन स्पीसीज बेस्ड आता ही आता है। तो यहाँ पर जैसे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल टू स्टिक अ स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और लॉग ऑफ वुड, फिशिंग कैट, ओरांगुटन, otter, sloth, bear. Here correct answer is orangutan, because orangutan, chimpanzee, they have got tool making kind of abilities, right? They are our primates, old ancestors. तो उसके बेसिस पे यहाँ पर है। दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग एरोसोल, फॉर्म एजेंट, फायर रिटार्डेंट, लुब्रिकेंट्स, विच ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज्ड। अबव आर हाइड्रोकार्बन जो कार्बन होते हैं, HFC, आज जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इस केस में एरोसोल सही है, राइट। फॉर्म एजेंट, फॉर्मिंग के लिए भी सही है, फायर रिटार्डेंट सही भी है। अब जो लुब्रिकेंट का जो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या HFC के साथ यूज होता है, क्या लिखा हुआ मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ दिस अबव और HFC यूज्ड। तो यहाँ एक तरह का लुब्रिकेंट आता है, दैट इज अ रेफ्रिजरेशन कंप्रेस्ड लुब्रिकेंट, कंप्रेस्ड लुब्रिकेंट्स। ये जो लुब्रिकेंट्स है, दे आर यूज फॉर रेफ्रिजरेशन, जो सिस्टम होते हैं वहाँ पर रखा जाता है ताकि वो कीप इट द कूलर दे, देयर HFC इज यूज्ड। तो उस कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो आंसर विल बी ऑल 4, D एज एन आंसर, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, रीजन टाइप का है। लेट मी रीड द क्वेश्चन हियर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स in the fight against climate change. So that is correct. You know, Kyoto Protocol, this mechanism, carbon credit, CDM, clean development mechanism, joint implementation have been brought, and this is all covered in the classroom program also there. So as a mechanism to control, that is correct, although clean technology has been emphasized. दूसरा जो है to carbon market transfer resources from private sector to the state, that is wrong. ये बहुत आसान क्वेश्चन है। It's from the government, state to the private sector, who have been given target to cut down carbon emissions. तो statement 1 correct है, statement 2 wrong है. That means answer will be this one, C as an answer. Statement 1 is correct, statement 2 is wrong. A simple question, a direct question based on the climate change. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी क्लाइमेट चेंज से कंटेक्स्ट में है, जहाँ पे CCS टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। तो लेट्स लुक एट हियर द स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हियर। स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड basalt rock on farmland extensively, increasing the alkalinity of the ocean by adding lime, capturing carbon dioxide released from various industries and pumping into abandoned subterranean mines in the form of
carbonated water. How many of the above activities are often considered and discussed for carbon capture and sequestration? ये तीनों सही है. फाइन ग्रेन बसाल्ट रॉक से CO2 एब्जॉर्ब होता है, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, राइट. दूसरा जो स्टेटमेंट है अल्टरनेटिव ऑफ द ओशन, क्योंकि बिकॉज ऑफ हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, ओशन विच एब्जॉर्ब CO2, ओशन वाटर इज गेटिंग एसिडिक, we have to reverse it. So there carbon dioxide capture and converting into carbonate, right, or the calcium carbonate, some kind of a alkaline, if you have those kind of salt which can convert into some kind of form of limestone or calcium carbonate, can also be effective mechanism. So second is also correct. Now third one, generally thermal power plant or those industries which emit carbon dioxide gas, we can capture it, take it through the pipe and bury it under the earth and under some kind of abandoned mines or deep saline formation. This also has been studied extensively. So here the answer will be all three. C as an answer, right? So ये करंट से बेस्ड क्वेश्चन है, जनरली न्यूज़ में रहता है, तो वहाँ से पूछा गया, तो इसका आंसर ऑल थ्री होगा. नाउ कमिंग टू दिस वन, मीनामाटा डिजीज, मर्क्यूरी पॉइजनिंग एंड द मर्क्यूरी पार्ट ऑफ इट, इट हैज़ इन द न्यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम. अब जाके इस बार यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चन उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है. तो अगर यहाँ देखा जाए ये मर्क्यूरी पोल्यूशन के बारे में, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज इज सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन द वर्ल्ड, सही है. एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड मर्क्यूरी यूज होता है. कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मर्क्यूरी पोल्यूशन, ये भी सही है. बर्निंग ऑफ कोल रिलीज मर्क्यूरी एमिशन. देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी. अब इसका अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लिमिट और लेवल मिलेगा कि इतने लेवल पे इतना हो सकता है या इसका अधिक हो सकता है. यहाँ एक टॉपिक आता है बायो मैग्निफिकेशन, कि हेवी मेटल्स लाइक मर्क्यूरी एंटर्स द फूड चेन, इट गेट्स एम्पलीफाइड और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस. दैट्स व्हाई मीनामाटा डिजीज in Japan and what is normally known is because of mercury poisoning. Heavy metal mercury is toxic to living organisms, but what is the dose that differs from person to person or organism to organism. So there is not a definite limit. So in that context there is no known safe level. That is correct. That's why even today worldwide mercury products and processes which use mercury are used extensively in industries, then medical hospitals, even part of other activities there. क्योंकि इस डाउट पे कि मर्क्यूरी कितना सेफ लेवल है नहीं, अभी भी बहुत सारा यूज़ है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आता है. तो ये तो सही है, दैट इज गोल्ड माइनिंग, राइट, ये सही है. कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मर्क्यूरी, ये भी सही है. डाउट जो है यही नॉन सेफ लेवल का. तो इसका काफ़ी एक्सटेंसिव आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पार्ट जो है कि यहाँ पर कुछ इसके हैं वहाँ पर इश्यूज़ कि हम पूरी तरह से नहीं ले सकते. कहने मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर विच यू कैन से दैट कुड बी पार्ट ऑफ सेफ लेवल, हम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट. सो दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच यूपीएससी हैज आस्क्ड, you can take here as an answer 1 and 2. That means only 2 statements are correct. That could be taken here, right? So that is what, according to me, I think that could be the answer which can be possible there. Anyway, let's move on to the next one. Now another question here, if you look at, it has been asked from the Biodiversity Management Committee. I've just mentioned about that गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2021 अमेंडेड बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, उसके कॉन्टेक्स्ट से पूछा गया है. तो अगर यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर जो है, यानी पूछा गया इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नागोया प्रोटोकॉल. इज करेक्ट. नागोया प्रोटोकॉल डील्स विथ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग अराइजिंग फ्रॉम मार्केट यूज ऑफ जेडी रिसोर्सेज. तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये सही स्टेटमेंट है. Biodiversity management committees have important functions in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction. ये स्टेटमेंट भी सही है. BMCs को पावर्स दिए गए कि वो अपने लोकल एरिया जुरिडिक्शन में जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के यूज़ हैं और उसके टर्म्स में जो फी कलेक्शन है उसके लिए उनको पावर्स दिए गए, एंड दैट इज स्पेसिफाइड अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002. तो दोनों स्टेटमेंट सही है. तो यह क्वेश्चन पूछा गया है जो कि नॉर्मली शुरुआत से ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं,
कि जहाँ स्टेटमेंट 1 2 का होता है दो स्टेटमेंट, ओनली 1 ओनली 2, बोथ 1 एंड 2 एंड नाइदर 1 नॉट 2, उस टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, तो आंसर विल बी सी, बोथ 1 एंड 2, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी का लिंक किया गया है इन्वायरमेंट के साथ, पर्टिकुलरली द रामसर साइट। मैंने क्लास में कई बार बताया कि वेटलैंड्स या रामसर साइट पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन है, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, राइट, दैट पासेस थ्रू वुलर लेक, मेंड्रिंग रिवर देयर। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, मेंड्रिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कांवर लेक। पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट अबव गिवन अबव आर करेक्ट। सी वुलर लेक, the largest freshwater lake of India in Kashmir Valley, that gets water from Jhelum River, that tributary of Indus, that is correct. Passes through Wooler Lake, is a meandering river. This thing passes through, that means through it goes there, that is what given here. Krishna River directly feeds, right? Meandering of Gandak River formed Kanwar Lake. अब यहाँ पर कैच है, कैच ये है, ये वर्ड है पासेस थ्रू वुलर लेक, पासेस थ्रू, यानी कि रिवर है पास करता है, थ्रू जो है पास बाई होता है ना, एक होता है पास बाई, इज बेसिकली मेंडरिंग रिवर विच मेंडर झेलम अलोंग द पार्ट ऑफ द, तो यहाँ पे ये होता है कि पासेस थ्रू मतलब होता है कि लेक के क्रॉस कर जाए, तो ये एक तरह का गलत स्टेटमेंट है। Krishna river directly feed into Koleru, this is also wrong. It feed through channels. Krishna river, Godavari river channels, it goes to the Koleru wetland Ramsar site of Andhra Pradesh, तो वहाँ आता है। Meandering of Gandak river, that is wrong. It is not Gandak, it is a Budhi Gandak. It is a Budhi Gandak. So here the answer will be none. Right? Answer will be none here. Now let's move to this. There is a Ramsar site along with geography question पूछा गया. Now this one. Which one of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland? ये simple question पूछा गया है. A भितरकनिका मैंग्रोव, that is ये delta है, that is ruled out, right? Moroccan salt pan, that is again based on the salt pan, but the part of the ये eastern coast के आसपास है, ये गलत है. Nopala swamp, that is again part of the eastern, that is wrong there. राइट, वेस्टर्न साइड में जो उसका रॉन्ग है. रन ऑफ कच्छ ये सही है, क्योंकि यहाँ वर्ड जो है डी इज करेक्ट बिकॉज लिखा हुआ है रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू दैट सॉल्ट पैन, सॉल्ट डेजर्ट, दैट इज अ कच्छ, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, विच इज द बिगेस्ट, आई कैन से लार्जेस्ट इन एरिया वाइज मरीन बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया. तो कई बार क्वेश्चन बायोस्फीयर रिजर्व पे भी आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ इनडायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में ज्योग्राफी को लिंक करके पूछा गया, तो इसका आंसर डी होगा, दैट इज रन ऑफ कच्छ. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, दैट इज अगेन लिंक विद ज्योग्राफी विद द रिवर सिस्टम देयर. अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री. रॉन्ग, सह्याद्री इज वेस्टर्न घाट. अमरकंटक इज द पार्ट ऑफ, दैट इज मध्य प्रदेश, अमरकंटक प्लेट्यू देयर. सो सह्याद्री वर्ड इज रॉन्ग हियर, ये गलत. Bilirangam hills constitute the easternmost part of Satpura range. That is again Biligiri Rangam hills जो है, right, that is the part of Karnataka. And when you talk about Satpura range, Vindhya Satpura, that is a part of Madhya Pradesh. तो ये भी गलत है. Seshachalam hills constitute the southernmost part of Western Ghats. Again wrong. Seshachalam Biosphere Reserve is the Biosphere Reserve of Andhra Pradesh, which is the eastern part, ईस्टर्न घाट, नॉट वेस्टर्न घाट. तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट दिया हुआ है, तो गलत हो गया. तो ये तीनों के तीनों रॉन्ग है, तो आंसर डी, नन. तो हियर अगेन ज्योग्राफी लिंक विद इन्वायरमेंट, ऑल दीज आर प्रोटेक्टेड साइट्स, राइट, रिच इन बायोडाइवर्सिटी पार्ट, उसको कनेक्ट में पूछा गया, राइट. तो ये इसका आंसर नन होगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. दिस इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट. मैंने क्लास में जब भी वाटर साइकिल में पढ़ाता हूँ, देन आई डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट ऑफ यूएन वाटर विच रिलीज्ड एवरी ईयर विद अ पर्टिकुलर थीम. नाउ ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल,
दैट वाज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। उसके कॉन्टेक्स्ट में फाइंडिंग के आधार पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैंने क्लास में कई बार डिस्कस भी किया, जितने बैचेस में मैंने पढ़ाया जहाँ जहाँ पर, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया भी था कई चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो नाउ इफ यू लुक एट हियर, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल देयर। स्टेटमेंट नंबर 1, मोर देन क्वार्टर जो है विड्रॉवल ग्राउंड वाटर है ना ऑफ द वर्ल्ड जो है 26% के आसपास होता है, ये सही है। इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर ग्राउंड वाटर, मोर देन क्वार्टर वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सैटिस्फाई ड्रिंकिंग वाटर sanitation need of almost 18% of world population. That is wrong. Our most of the water consumption that goes for agriculture, particularly for irrigation purpose. Statement number 2 is wrong. That means here statement 1 is correct, पहला सही है, statement 2 गलत है। पहला जो भारत में कंजम्पशन वाटर है एग्रीकल्चर है, दूसरा इंडस्ट्रीज है, थर्ड में आता है डोमेस्टिक। सो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सी एज एन आंसर, इसका सी आंसर है, राइट। तो अगर देखा जाए कि क्वेश्चन इन्वायरमेंट के अगर किसी ने अच्छे से पढ़ रखा है विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, उतना डिफिकल्ट नहीं है। नाउ लेट्स गो टू दिस वन, हेवी इंडस्ट्रीज के बेस्ड में फर्टिलाइजर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, इसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रीन जो हाइड्रोजन है, दैट हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी को जब स्प्लिट करते हैं जल को विद इलेक्ट्रिसिटी, और उससे जो हाइड्रोजन आता है फ्रॉम वाटर इज अ क्लीन सोर्स, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। तो उसका पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन का कहाँ का सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है डीकार्बनाइजिंग दी इंडस्ट्रीज, हाउ मेनी ऑफ दिस अबव इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर प्लांट में भी हो सकता है ना, यहाँ पर भी ये सही है कि जहाँ पर इसको हम कर सकते हैं हाइड्रोजन यूज़ होता है। ऑयल रिफाइनरीज में भी जहाँ यूज़ होता है वहाँ भी हो सकता है, स्टील प्लांट्स में भी हो सकता है। मतलब जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, दैट हाइड्रोजन वी कैन ऑब्टेन थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देयर, तो वहाँ हम कर सकते हैं। फर्टिलाइजर प्लांट में कैसे आता है, यहाँ आता है अमोनिया। अमोनिया जो मैन्युफैक्चरिंग होता है दैट इज कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस, जहाँ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन कंबाइंड टू फॉर्म अमोनिया, एंड अमोनिया वी मेक अमोनियम फॉस्फेट केमिकल फर्टिलाइजर, तो वहाँ हाइड्रोजन का यूज़ होता है। ऑयल रिफाइनरी में हाइड्रोजन का यूज़ होता है, वहाँ पर भी इन टर्म्स ऑफ बर्निंग, जो जहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते। जनरली हम कैसे ऑयल को सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो जनरली वी यूज़ कोल और सम काइंड ऑफ हीट प्लेस, हेयर हाइड्रोजन कैन बी बर्न एंड कैन बी यूज, वहाँ पर। स्टील प्लांट में कई बार होता है गैल्वेनाइजेशन या जो प्लेटें बनती हैं तो वहाँ भी हाइड्रोजन का यूज़ होता है। तो मैं कहने का मतलब ऐसे जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ हाइड्रोजन का यूज़ हो रहा है वो हम ग्रीन हाइड्रोजन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सो हियर द आंसर इज ऑल थ्री, सी एज एन आंसर, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इन्वायरमेंट से नहीं, साइंस टेक के बेसिस पे है, और इसको ज्योग्राफी से आप लिंक कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसको आता है वो कर सकता है। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। इल्मेनाइट रूटाइल एबंडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया आर रिच सोर्सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, टिटेनियम। इसका आंसर डी होगा, टिटेनियम। टिटेनियम ऑक्साइड का ओर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड बाय ए अर्जेंटीना, बी बोत्सवाना, सी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो एंड डी कजाकिस्तान। तो इसका आंसर होगा कॉन्गो, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कोबाल्ट क्यों पूछा गया, क्योंकि रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल न्यूज़ में रहता है ना, जो बैटरी पावर्ड होता है। अभी रिसेंटली हिमालयन रेंज में लिथियम आयन पाया गया, लिथियम बैटरी, लिथियम पाया गया मेटल, तो वो चर्चा में था। तो लिथियम ने पूछ के यूपीएससी ने ज्योग्राफी कॉन्टेक्ट पूछा, कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और अब जो क्वेश्चन है ये पूछा गया रेयर अर्थ एलिमेंट के तौर पे जो मोनाजाइट सैंड्स वगैरह होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में टिटेनियम, और दैट इज इन डिमांड, तो दैट इज व्हाट टिटेनियम ऑक्साइड कुड बी देयर, एंड इंडिया हैज अ रिच डिपॉजिट ऑफ सच काइंड ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। तो इसका आंसर ये है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये भी साइंस टेक से रिलेटेड है, स्टेटमेंट 1 and 2 टाइप क्वेश्चन। इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो ये सही है ना, जैसे यूरेनियम होने के बावजूद भी क्योंकि हमारा डिपॉजिट है, बट द व्हाट वी आर एक्सट्रैक्टिंग इज नॉट सफिशिएंट, तो वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल बेस्ड, कोल बेस्ड। स्टेटमेंट 2, यूरेनियम enriched to the extent of at least 60% is required for production of electricity, that is wrong.
in electricity production in nuclear reactor we require 4 to 5% of enriched uranium 235. पावर जनरेशन के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर में 4 से 5% बहुत अधिक होता है यूरेनियम 235 के फिजन के लिए, ठीक है। 60% तो वो नॉर्मली हाई ग्रेडेड जो वेपन होते हैं वहाँ यूज़ होता है, वो तो नहीं। तो नॉर्मली हमें कंट्रोल चेन रिएक्शन करना होता है पावर जनरेशन के लिए, तो वहाँ पर लो एनरिच्ड यूरेनियम का यूज़ होता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इसका जो आंसर पहला सही है, दूसरा गलत है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सी इज एन आंसर, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, जिन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ा है वो इजीली कर सकते हैं। अब मशरूम के बारे में क्वेश्चन, ये भी आसान है, अगर थोड़ा लॉजिक लगाया जाए तो इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, करेक्ट, दे कैन बी यूज हैव दैट। उसी कॉन्टेक्स्ट सेकंड है, सम मशरूम्स हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, दैट इज अगेन करेक्ट, दैट इज करेक्ट। सम मशरूम्स हैव इंसेक्टाइजर प्रॉपर्टीज, दैट इज आल्सो करेक्ट, टोड मशरूम वगैरह होते हैं, इंसेक्ट को मारता है। सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टीज, ये भी सही है। इंडियन जो मशरूम वगैरह एक्वाटिक सिस्टम होता है वहाँ पर बायोल्यूमिनेसेंस भी है। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लिंक्ड विद बायोलॉजी है, जनरल साइंस एंड बायोलॉजी लिंक्ड है। जिनको ये पूरा डेप्थ में पता है, ये पूरा फैक्ट्स पता है, तो कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल देखा जा रहा है। इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, सम स्नेक्स आर विविपरी, ऐसा में सम टर्टल्स आर ओमनीवोरस, ऐसे क्वेश्चन जो है बायोलॉजी विद इकोलॉजी इन्वायरमेंट कनेक्टेड क्वेश्चन है। हियर द आंसर विल बी ऑल 4, डी विल बी आंसर। लेट्स मूव ऑन। माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये बायो से बेस्ड है, बायोलॉजी बेस्ड है। पर्टिकुलरली बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डाइवर्स टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट पाए जाते हैं। हॉट सल्फर स्प्रिंग, वहाँ बैक्टीरिया मिलता है। अंटार्कटिका के डीप आइस में बैक्टीरिया पाया गया है। एसिडिक कंडीशन बैक्टीरिया है, अल्कलाइन कंडीशन बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आर एवरीवेयर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिन्होंने बायोलॉजी में पता है बैक्टीरिया के बारे में, एंड दैट काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसका मैं पढ़ देता हूँ। सम ऑर्गेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर ग्रो इन्वायरमेंट विद टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, करेक्ट। मैं इसको एग्जाम्पल देता हूँ, थर्मोफिलस एक्वाटिकस है ना, कई बार थायोबैसिलस है ना, बैक्टीरिया होता है। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दिस करेक्ट, अंटार्कटिका को भी पाया गया है। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट एट अ pH बिलो 3 इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑल 3, सी एज एन आंसर, ऑल 3। लेट्स मूव ऑन। नाउ हियर दिस अबाउट गवर्नमेंट प्रोग्राम, ये भी देखा जाता है यूपीएससी में कि हर साल गवर्नमेंट स्कीम्स पे क्वेश्चन आता है। एनीमिया विच इज कॉज बिकॉज लैक ऑफ आयरन, है ना, अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट्स हियर। इट प्रोवाइड प्रोफाइलेक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल, कैल्शियम सप्लीमेंट, रॉन्ग। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर बोन मिनरलाइजेशन एंड हार्डनिंग ऑफ बोन्स। एनीमिया इज कॉज बिकॉज लैक ऑफ आयरन, ये गलत है। इज बेसिकली आयरन फॉलेट, फॉलिक एसिड, आयरन फॉलेट टैबलेट होता है ना, तो ये गलत है। इट रन्स अ कैंपेन टू डिले कॉर्ड क्लम्पिंग, दैट्स करेक्ट, जो कि प्रेग्नेंट मदर्स होते हैं और एनेमिक है, तो वहाँ पर ब्लड क्लम्पिंग का खतरा होता है, तो ये सही है। प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक डीवॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये भी सही है, टैबलेट दिया है डीवॉर्मिंग के लिए, राइट, ये करेक्ट है। इट एड्रेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया, जो नॉन न्यूट्रिशनल है, कई बार जेनेटिक होता है, बाई बर्थ कॉन्जेनिटल भी होता है ना। एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस मलेरिया, हेमोग्लोबिन एंड फ्लोरोसिस, करेक्ट। ऐसे जो एंडेमिक पॉकेट्स हैं इंडिया में, कई बार जो ट्राइबल एरियाज वगैरह जहाँ एनीमिया ज़्यादा है और जिसका कॉज जेनेटिक या बाय बर्थ है, और उसी एरिया में मलेरिया और अदर डिजीज़ आर ऑल्सो कॉमन, तो उस केस में वहाँ पर फोकस किया गया है अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी में। तो ये थर्ड भी फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ तीन स्टेटमेंट सही है। आंसर विल बी सी, ओनली 3, राइट, ओनली 3 विल बी आंसर। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इफ यू नो अबाउट फ्रॉम द पार्ट ऑफ, और ये पीआईबी में दिया हुआ है, अगर आप करते तो आसानी से हो जाएगा। अनदर सिंपल क्वेश्चन हियर, कार्बन नैनो ट्यूब्स, सीएनटी और कार्बन मटेरियल्स, राइट, पॉलीमर्स एंड मटेरियल्स, उसके बेस्ड है। कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर कंपोनेंट लाइक इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट, करेक्ट। वो लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो सही है, वहाँ यूज़ होता है। कार्बन फाइबर्स वंस यूज कैनॉट बी रिसाइकल्ड, ये गलत है, इट कैन बी रिसाइकल्ड। सो 1 इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग। तो question is which of the statement above is are correct? Answer will be A, 1 only, right, 1 only. Now let's look at next question on science and technology. Detection of car crash collision which result in deployment of airbags, right, almost instantaneously. Detection of accidental free fall of laptop
towards the ground which result in immediate turning off of the hard drive. Detection of the tilt of the smartphone which result in the rotation of display between portrait and landscape mode. Question is that in how many of the above actions is the function accelerometer required? Accelerometer is a sensor which rotation it can detect. इसमें तीनों सही है. पोर्ट्रेट जो लैंडस्केप चेंज है तो वहाँ भी है, लैपटॉप जो गिर रहा है हार्ड ड्राइव क्लोज कर तो ये भी कर सकता है, प्लस जो है यहाँ पर जो एयर बैग्स होते हैं एक्सीडेंट कोलिजन में जब टिल्ट होता है तो वहाँ निकल सकता है, ये सेंसर आइडेंटिफाई कर सकता है, एक्सेलरोमीटर जो बेस्ड होता है. ये कॉमन डे टू डे बेस्ड जो न्यूज़ में होता है उसके एक एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन पूछा गया एक सिंपल डिवाइस के बारे में. मैं क्लास में कहता हूँ कि यूपीएससी आपसे इंजीनियरिंग डिटेल नहीं पूछेगा कैसे उसको बनता है या मैन्युफैक्चरिंग, वो नहीं, क्वेश्चन पूछा जाएगा एप्लीकेशन. ये तीनों सही है, आंसर विल बी ऑल थ्री, सी एज एन आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. बायोफिल्टर्स, रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम. ये एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन है, एक्वाकल्चर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज पे. जैसे बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनइटन फिश फीड, ये करेक्ट. तो जनरली बैक्टीरियाज होता है जो कि नाइट्रोजन को है ना यूज करता है और कन्वर्ट करता है. बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, करेक्ट है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं. बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस, राइट, इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश एंड वाटर इज रॉन्ग, इट डिक्रीजेज रिमूव्स फॉस्फोरस. तो 1 and 2 आर करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, सो आंसर विल बी बी, ओनली 2, राइट. ये एक्वाकल्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया और ये एग्रीकल्चर से लिंक्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है. कई बार मैं हमेशा कहा हूँ कि स्पेस टेक्नोलॉजी पे, एस्ट्रोनॉमी पे क्वेश्चन आता है. इस बार यूपीएससी ने यूनिवर्स की कॉन्टेक्ट पूछा है और ये सब टर्म्स रहा है न्यूज़ में, पर्टिकुलरली फॉर द JWST जो टेलीस्कोप नासा का है, ऑल दोज थिंग्स जो फाइंडिंग्स हैं ये सारे टेक्निकल वर्ड्स रहे हैं. तो हियर इट इज आस्क्ड, इज अ सिंपल क्वेश्चन हियर. नाउ पेयर टाइप क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड पेयरिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर. ऑब्जेक्ट इन स्पेस डिस्क्रिप्शन, Cepheids giant cloud of dust and gas space. In geography, space technology, you know, gas and dust, that is nebula. So this is wrong, right? Nebula, stars which brighten dim periodically, wrong. That means Cepheids are this, stars which brighten dim periodically. Nebula is this one, gas cloud of giant clouds of dust and this one. तो ये उल्टा इंटरचेंज दे दिया है. तो both the statements are wrong now, right? Now coming to pulsars, neutron stars that are formed with massive stars run out of the fuel and collapse. When massive star collapse and is only made of neutrons, and those neutron stars which rotate, pulsate, is called pulsar. So this statement is correct. दो गलत है क्योंकि वो इंटरचेंज कर दिया गया है, तीसरा सही है. तो इसका आंसर होगा only one. Only one pair is correct. Simple question, if one knows, can easily solve. The answer will be A, only one. Now moving on to the next question here. Very simple question, direct question about GPS system of a country. Which one of the following countries has its own satellite navigation system? पूछा गया सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं पूछा जा रहा है. अभी हाल में इजराइल का भी न्यूज़ में रहा था तो डेवलप करने, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, they use normally American GPS system as we use. Israel was in the news for that, but question क्या है, यहाँ लिखा has its own satellite navigation system, है ना, and one of the countries there. The correct answer is Japan. The answer will be D, Japan. Japan का system जो है, Japan has been using this called QZSS. This I have taught in the classroom when I was taking the science tech class, and I come to the navigation system, GPS of America, Navstar, GLONASS of Russia, Galileo of European Union, right? India has got IRNS and Navik, China has got Baidu system there, and then Japan has got QZSS. ये fact मैं class में बताता भी हूँ. You'll find in my videos also there. So Japan has got quasi-zenith satellite system. Although Israel recently launched a satellite, but the question is about the use of such a navigation system. So that is the country Japan. Given options here, right? Which one of the following countries has its own? That is Japan. D as an answer. Now let's go to the next one. Science tech question. Again, this I have covered in the classroom. In the missile technology and defense technology, this part I generally discuss very extensively. ये part मैं class में बहुत extensively discuss करता हूँ. ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, अग्नि के बारे में, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में, उसके फंक्शंस क्या हैं. तो वो सिंपल क्वेश्चन है. अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें.
बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, वाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज। ये गलत है, इंटरचेंज दिया हुआ है। क्रूज मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड and they remain subsonic or maybe sometimes supersonic and hypersonic also throughout their path, whereas the ballistic missile follow this kind of trajectory, projectile. So they are just like rocket, like it is first flight, initial flight against Earth's gravity, that is rocket kind of is propelled in the sky, in the atmosphere. तो ये interchange कर दिया गया है, so that is where the wrong. Second, Agni 5 is a medium range subsonic cruise missile, is wrong. Agni 5 is an intercontinental ballistic missile, long range ballistic missile, which goes like this, 5000 kilometer plus range, that is a Agni 5. Medium range गलत है, cruise तो word गलत है. While BrahMos is a solid fueled intercontinental ballistic missile, गलत है. BrahMos is a supersonic, now we are developing hypersonic, that is a medium range missile, cruise missile, whereas Agni 5 is solid fueled बेस्ड लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. फिर वो सेंटेंस को में इंटरचेंज कर दिया गया है, तो ये भी गलत हो गया. तो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, neither 1 and 2, तो आंसर विल बी डी. बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. एवरी ईयर इन द प्रीलिम्स एग्जाम एटलीस्ट वन क्वेश्चन यू विल फाइंड ऑफ दिस नेचर. 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं और जहाँ एक आंसर ऐसा होता है जहाँ नन होता है, neither 1 nor 2 होता है, तो यह आंसर डी होगा. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो सकता है. Now I am going to the next one. ग्रीन हाइड्रोजन में है ना, जो आजकल चर्चा में न्यूज़ में रहा है. अब क्वेश्चन ये है, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन. यस, इवन समटाइम वी कैन यूज विथ CNG, जैसे आजकल मार्केट में हाइड्रोजन CNG मिक्सड फ्यूल भी आते हैं, है ना. क्वेश्चन का इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, इज करेक्ट. कैन बी यूज्ड, हाइड्रोजन कंबस्टिबल. इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज फ्यूल फॉर हीट और पावर, करेक्ट. आज यूज हो रहा है हाइड्रोजन CNG. इट कैन बी यूज इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स, ये भी सही है. जैसे कि जर्मनी ही इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन, है ना. एल्स्टॉम कंपनी ने बनाया है कोरेडी आइलैंड, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल के रिएक्ट करके इन अ बैटरी सिस्टम दे फॉर्म द करंट विच प्रोपेल द ट्रेन. तो दैट इज अगेन द फ्यूल सेल. फ्यूचर जो कार्स होंगे वहाँ पर यूज होगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो हियर द आंसर इज सी, दैट इज ऑल 3. राइट, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. राइट, सी एज एन आंसर. मूविंग ऑन, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया, है ना. ये इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में भी है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी है. क्वेश्चन ये पूछा है, नन ऑफ देम यूज सी वाटर, गलत है. कूलिंग पर्पज के जो उसका टावर्स होते हैं, तो वहाँ हमें ठंडा रखने के लिए पानी चाहिए, और जो कोस्टल एरिया होता है जहाँ सी वाटर अबंडेंट है, देयर दे कैन यूज द सी वाटर. नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, इज रॉन्ग, ये गलत है. पहला स्टेटमेंट जो नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर डिस्ट्रिक्ट, ये भी गलत है. लॉट ऑफ डिबेट हैज बीन देयर, डाउन टू अर्थ मैगजीन में आर्टिकल्स भी आए हुए हैं, राइट, कि मेनी ऑफ सच प्लांट्स आर दोज एरिया वेयर रिवर और वाटर सोर्सेज आर वेरी लिमिटेड एंड देयर वाटर स्टेज एरिया. तो नन वर्ड इज रॉन्ग, राइट. नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, ये भी गलत वर्ड है. देयर मेनी थर्मल पावर प्लांट एंड देयर मेनी कंपनीज लाइक जिंदल पावर, then Tata Power, they are private companies into the thermal power station and thermal power generation. तो none word यूज करना गलत है. तो कहने का मतलब अगर देखा जाए, none of them use sea water गलत है, none of them is set up in water से गलत है, none of them private roles, ये भी गलत है. तो how many statements are correct? All. तो you'll say all these 3 statements are incorrect. Answer is D, none. Right? तीनों के तीनों incorrect है, correct नहीं है, गलत है. ठीक है. Let's move on to the next one. So, Wolbachia, ये न्यूज़ में रहा था, न्यूज़ में, राइट. Wolbachia is a mosquito. That is Wolbachia is a kind of microorganism which in mosquito they kill the mosquito. So this has been suggested as a part of controlling the vector-borne diseases, particularly the viral diseases like dengue, which spread through bite of Aedes aegypti mosquito. Even malaria, female Anopheles mosquito which transmit the malarial parasite. तो उसके कंट्रोल के तौर पे तो यहाँ पर एडिस एजिप्टी मॉस्किटो जो कि ट्रांसमिट करता है डेंगू को, उसके कंट्रोल के लिए साइंटिस्ट हैव वर्कड विद वोल्बचिया. तो दैट इज द वोल्बचिया मेथड इज समटाइम टॉक्ड अबाउट विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग. द आंसर विल बी ए, कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोस, राइट. जैसे एडिस का मैंने बताया डेंगू कॉन्टेस्ट में.
इसका आंसर ए होगा। नाउ कमिंग टू दिस वन, बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन। हर साल बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एंड आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स इन द क्लासरूम दैट बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक हैज टू बी डन थॉरोली। सो इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन हियर, aerial metagenomics, aerial means air, metagenomics collection of samples, analysis of the DNA and identifying the organisms. Metagenomics best refers to which one of the following situation? Collecting DNA samples from air in a habitat at one go is correct. A is the correct answer. कोई भी ऐसा habitat है जहाँ पर animals, right, like the birds or something, and particularly in the case of bird flu, right, bird flu जहाँ पर कई स्प्रेड न्यूज़ में भी आया था, तो उनके जो सैंपल्स होते हैं जब वो फ्लाई करते हैं, कुछ भी इसके सैंपल्स हैं, तो एरियल मेटाजेनोमिक्स कैन फाइंड आउट फ्रॉम देयर विच टाइप ऑफ वायरस इज देयर, है ना, वो पार्ट ऑफ, या विच टाइप ऑफ बर्ड हैज बीन देयर, दैट इज अंडरस्टैंड। जेनेटिक मेकअप वो नहीं है, ये चीज़ नहीं है एयरबोर्न। ए इज द करेक्ट आंसर। आई एम ओनली गिविंग द करेक्ट आंसर हियर। नाउ माइक्रोसैटेलाइट डीएनए, राइट, यूज्ड इन केस ऑफ विच वन ऑफ फॉलोइंग? माइक्रोसैटेलाइट डीएनए इज शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए which is found repeated in a genome, the complete genome they found repeated and they're unique to person, जिसमें एक नाम आता है VNTR, variable number of tandem repeats, that is used in DNA profiling or DNA fingerprinting. Microsatellite DNA can also be used for evolutionary studies, that between the relationship based on genetics between different type of species and determine the evolutionary tree of life. तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, डीएनए फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इवोल्यूशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो आंसर होगा। माइक्रोसैटेलाइट डीएनए यूज्ड इन द केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज फाउना, दैट इज करेक्ट, ये सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें वहाँ पर नहीं है, प्रोपगेशन ऑफ प्लांट का नहीं है, एफिकेसी ऑफ ड्रग्स का वहाँ पर नहीं होगा, स्टेम सेल का स्टिमुलेशन नहीं है, स्टेम सेल्स दे मल्टीप्लाई टू फॉर्म एनी टाइप बॉडी सेल, वो नहीं है। यहाँ पर जो है वो मेन चीज़ या तो डीएनए फिंगरप्रिंट या जेनेटिक्स या कंपैरेटिव जेनेटिक्स और इवोल्यूशन स्टडीज, तो ए इज द आंसर हियर। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन हियर। हेल्थ से क्वेश्चन, हेल्थ पे भी लगभग 1-2 क्वेश्चन हर साल आता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है, इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विद लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिलेटिव केयर। ये सही है, ज़्यादातर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, थेरेपी बात करते हैं, प्रिवेंशन का कम होता है। प्रिवेंशन जनरली वैक्सीन वगैरह है, तो पूछा कि लार्जली क्यूरेटिव है, ये सही है। नाउ स्टेटमेंट 2, अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज, ये भी सही है। दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दे डू इट। सो हियर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन है कि क्यूरेटिव और प्रोमोटिव जो है, तो द स्टेट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज, राइट, या हेल्थ केयर सिस्टम जो है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये जो पार्ट ऑफ फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड हेरिटेटिव केयर, और यहाँ जो दिया है कि डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी, द स्टेट्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि क्यूरेटिव हम फोकस करते हैं क्यों? क्योंकि ज़्यादा, तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यूरेटिव इसलिए करते क्योंकि हमारा लार्ज मास है और हमें इमीडिएटली उनको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना होता है, और प्रिवेंटिव इसलिए होता है कि जो यंग वंस होते हैं या ग्रोइंग एज होता है उनको वैक्सीनेट किया जाए ताकि फ्यूचर में उनको डिजीज ना हो, राइट। तो ये गवर्नमेंट पार्ट होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी विल बी देयर। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct, but not the correct explanation. 2 is not the correct explanation of 1. So according to me, B will be answer here. That is the answer here. Now coming to this one, agriculture question है. India has more arable area than China. That is a part. The proportion of irrigated area is more than in India as compared to China. That is wrong. China has got more than India. Now 11% ज़्यादा irrigated land China का. The average productivity of hectare in Indian agriculture is higher than China. ये भी गलत है. China का 56% kind of ये प्रोडक्टिविटी है एज कम्पेयर टू इंडिया. ये क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट पे है एग्रीकल्चर का, वहाँ से पूछा गया है. तो इसका आंसर होगा ओनली 1 इज करेक्ट, बाकी 2 गलत है. तो आंसर विल बी ओनली 1, दैट इज ए एज एन आंसर. नाउ अनदर क्वेश्चन ऑन एग्रीकल्चर दैट इज लिंक्ड विद हिस्ट्री, इज अ हिस्ट्री क्वेश्चन, नॉट साइंस टेक क्वेश्चन, नॉट इन्वायरमेंट क्वेश्चन, बट वो एग्रीकल्चर की बात कर रहा है इसलिए मैंने यहाँ रखा है. तो यहाँ इसका आंसर हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम across Tungabhadra river and canal come aqueduct several kilometer long away from the river to the capital city. कहने मतलब ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है
but somewhere scientific development of that time, technological development of that time in the agriculture case, irrigation canal system, aqueduct, तो उसको लिए मैंने यहाँ लिया, but this question is from Indian history, ठीक है। तो इसका आंसर ए है, देवराय वन ऑफ विजयनगर एम्पायर, उसने ये कैनाल सिस्टम कंस्ट्रक्ट किया था। दैट इज 1406 to 1422 ही वाज देयर रूलिंग एज एन एम्पायर, उस समय की बात है। बट इसको साइंस टेक क्वेश्चन नहीं मानेंगे ये साइंस टेक नहीं है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट मैंने जस्ट एक कनेक्शन के तौर पे डिस्कस किया है। सो आई होप ये जो फास्ट मोड मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किया है, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 33-34 क्वेश्चंस हैव बीन देयर फ्रॉम द सब्जेक्ट विच आई टीच, एंड इट हैज़ इंक्रीजिंग वेटेज 1 by 1। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ऐसे चीज़ पे आप नेगलेक्ट ना करें। साइंस टे का क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे है, इन्वायरमेंट के भी अगर पढ़े हुए हैं तो मॉडरेट लेवल पे है। अगर आपने अच्छे से तैयारी किया है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आप इजीली नंबर आप ला सकते हैं। नाउ फॉर कैसे साइंस टेक को पढ़ना चाहिए, कैसे इन्वायरमेंट की तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में मैं और भी आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। I will be telling you the strategy how to prepare science and technology as well as environment, both the topics which are very dynamic, and how to approach it. Then I will tell you in the coming videos there. तो अभी आप चिंता मत कीजिए, अभी ये ध्यान रखिए कितना क्या आंसर होगा। इसमें कुछ डाउटफुल हो सकते हैं, आई एग्री ऑन दैट, उसमें आई एग्री कि कहीं पर कुछ आंसर हो सकता है, बट जनरली जो जितना करेक्ट जो है वो मैंने बताया अपने तरफ से, ठीक है। कट ऑफ की जो बात है, लास्ट ईयर 88.60 के आसपास कट ऑफ रहा है जनरल कैटेगरी के लिए। इस बार पेपर का नेचर थोड़ा चेंज हुआ है, तो कट ऑफ में गो डाउन ऑल्सो, इट मे बी समवेयर अराउंड 82 to 85 अकॉर्डिंग टू मी। जो मुझे लगता है जिसमें जो वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं वो आसानी से कर सकते हैं और 82 to 85 के आसपास कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो आपको अब कट ऑफ की चिंता नहीं करना है। दोज ऑफ यू हैव डन पेपर वेरी वेल, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जाम, and those who are still in doubtful, I have not done very well, don't get demotivated, don't get worried, अभी भी मौका है। आप नेक्स्ट ईयर 2024 को ध्यान रखते हुए तैयारी कीजिए। और जिन्होंने पेपर नहीं दिया या जो लोग तैयारी अगले साल का कर रहे हैं 2024, उनको सीरियसली सिंसियरली पढ़ना चालू कर देना है और पेपर के जो नेचर देखते हुए इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रॉपर वे से प्रिपेयर करना है। How to prepare that one, I will be telling you in the coming videos. All right. So I hope this helps you out, and I will be coming back again with more and more videos. Thank you. Take care. God bless you.